हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पढ़ते हैं थॉमस हार्डी का नेक्स्ट नोबेल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। थॉमस हार्डी के द्वारा लिखे गए कुछ चुनिंदा नोवेल्स में यह मास्टरपीस कहा जाता है, जिसकी वजह से उनको अपने लिटरेरी करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली, रेपुटेशन, फेमस हुए वो ओवरऑल सारी दुनिया में। और यूपी पीजीटी के सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्स हैं जिनमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में कई बार। जो मेन कैरेक्टर है प्रोटेगनिस्ट यूस्टेशिया वी, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट में ये नोवेल पब्लिश हुआ था 1878 में। इस नोवेल को पब्लिश किया गया था और एक नेचुरल मूवमेंट था लिटरेरी वर्ल्ड में, नेचुरलिज्म जिसको कहा जाता है, जिसमें कैरेक्टर्स जहाँ रहते हैं, जहाँ ये सेट है एगडन हीथ में, उसका उनकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मोर देन कैरेक्टर्स। बाकी कैरेक्टर्स के एक्शंस का दूसरे कैरेक्टर्स की लाइफ पे कम असर पड़ता है, लेकिन जहाँ वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो नेचर से ही बना हुआ शब्द है नेचुरलिज्म। और इसके अलावा जो वेसेक्स रीजन उन्होंने क्रिएट किया है अपने बहुत सारे नोवेल्स में, तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है, चाहे वो फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड हो या द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज हो। रिटर्न ऑफ द नेटिव भी उसी कैटेगरी में गिना जाता है। यह पब्लिश होने से पहले वेलग्रेविया एक मैगजीन थी जिसमें ये पब्लिश किया गया था, जो कि अपने सेंसेशनल वर्क्स के लिए इनफेमस थी। तो बहुत ज़्यादा जब ये नोवेल पब्लिश हुआ तो इसमें जो थीम दिखाई गई है थोड़ी सी एडल्ट्री टाइप, जिसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए गए हैं। तो उस समय क्योंकि विक्टोरियन टाइम चल रहा था लिटरेरी वर्ल्ड लिटरेचर का, तो कुछ लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई थी, क्योंकि उस समय एक अलग फीलिंग हुआ करती थी मोरलिटी को लेकर के। खैर, नोवेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आज हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं, ना केवल अपने देश में, ओवरऑल वर्ल्ड में पढ़ा जाता है। यह 6 बुक्स में डिवाइड है और हर बुक का अपना अलग नाम है। ये आपको, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन कई बार फर्स्ट और लास्ट पूछ लेते हैं कि फर्स्ट बुक कौन सी है, कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो आप एक बार पढ़ लेंगे, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहली जो बुक है उसका नाम है द थ्री विमेन। तो ये थ्री विमेन कौन कौन होती हैं? जो क्लिम कैरेक्टर है उसकी माँ मिसिस योब्राइट, और यूस्टेशिया और थॉमसिन, ये 3 विमेन हैं जिनके बारे में कहा गया। द अराइवल सेकंड बुक का नाम है। थर्ड का नाम है द फैसिनेशन। चौथी बुक का नाम है द क्लोज्ड डोर। और पांचवी का नाम है द डिस्कवरी। और 6 आफ्टर कोर्सेज, जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। 6 बुक्स में ये डिवाइडेड है। थीम्स एक कॉमन है उनके सारे नॉवेल्स में, वो है ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज, कि किस तरह से कैरेक्टर्स कई बार किसी और को पसंद कर रहे हैं, किसी और के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी और के साथ देख रहे हैं अपने भविष्य, किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये लगभग उनके हर नॉवल में कॉमन थीम है। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी भी इसमें एक थीम है। फेट वर्सेस चांस, ये भी लगभग उनके हर नॉवल की एक थीम है, जिसमें कभी टेस को आप उठा लीजिए, टेस ऑफ द डरबर विल्स में, कि वो लेटर लिखती है और कहीं छिप जाता है कारपेट के नीचे। उधर बात करें जो दूसरा नॉवल है आपका, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसमें जाना होता है कहीं और, चर्च में शादी करने, और बाय मिस्टेक कहीं और चली जाती है फैनी रॉबिन। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं। फेट वर्सेस चांस लगभग हर नोवेल में मिलेगा। लॉयल्टी वर्सेस इनफिडेलिटी, ये भी कॉमन सी थीम है इनके नॉवेल्स की। क्लास वर्सेस प्रोफेशन, क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी को कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें दिखाया है, तो उस हिसाब से ये चीजें प्रेमनेंट थी उस समय इंग्लैंड की सोसाइटी में, वो सब इन्होंने दिखाई हैं। तो लेट्स बिगिन, बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स में जो नंबर 1 है यूस्टेचिया वी, इसका नाम है यूस्टेचिया वी। ये नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है और बोर्न रोमांटिक है। ये अपनी मौजूदा जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं है, इनको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले चेंज के नाम पे नेगेटिव चेंज ही हो जाए, बट हो जिंदगी में, ये स्थिरता नहीं इनकी जिंदगी में। शी इज एट ओट्स विद हर एनवायरनमेंट। एगडन हीथ में आई हैं, इनके पिता की डेथ हो जाती है, उसके बाद आती हैं अपने बाबा के पास रहने। और इनको एगडन हीथ बिल्कुल समझ नहीं आता, ना वहाँ का एनवायरनमेंट, ना वहाँ के लोग। और ये जाना चाहती हैं फ्रांस, पेरिस जाना चाहती हैं। पहले तो अमेरिका जाना चाहती थी, बाद में फ्रांस जाना चाहने लगी जब फिल्म से इनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा इनकी एक डिजायर होती है टू बी लव्ड टू मैडनेस, कि इनको कोई प्यार करे, एकदम मर मिटने वाला प्यार करे। नहीं कहते हैं आजकल जो लोग, सड़क छाप लोग कई बार बोल देते हैं कि हम आपके लिए जान दे देंगे।
तो इस टाइप का इन्हें चाहिए होता है कि जो इनके ऊपर जान दे दे, पागलों की तरह इनसे प्यार करे। और यही इनका ट्रेजिक फ्लॉ है जो इनकी बर्बादी का कारण बनता है। शी ऑलवेज लॉन्ग्स फॉर पैशनेट लव रादर देन ए पर्टिकुलर लवर। उनको किसी प्रेमी से मतलब नहीं है, उनको मतलब है प्रेम करने के तरीके से, कि वो कैसे इनको चाहता है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होती हैं, इनको अपनी कंडीशन समझ नहीं आती। शी इज़ वेरी एम्बिशियस आल्सो। दूसरा कैरेक्टर है क्लिम योवराइट। ये जो नेटिव है, चैप्टर का नाम इस नोवेल का, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो नेटिव कौन है? क्लिम योवराइट। ये अपने मूल देश वापस आते हैं, जहाँ ये कभी फ्रांस में रहते थे। वापस एग्डन हीथ में आते हैं जहाँ इनका कोई जन्म हुआ था। ये आइडियल मैन है नोवेल के, अच्छे इंसान हैं, लेकिन स्टेचिया से प्यार करने की गलती कर बैठते हैं और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा उसको दिल दुखा देते हैं अपनी माँ का, तो वो भी बेचारी ट्रेजिक डेथ का शिकार हो जाती हैं। और अंत में ट्रेजेडी से तंग आकर के ये बन जाते हैं एक घुमंतु प्रीचर। घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने लगते हैं, और ग्रेट विजडम और ऑनेस्टी, क्योंकि कैरेक्टर इनका अच्छा होता है तो काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, तो लास्ट में इनकी ज़िंदगी बदल जाती है। डेमन वाइल्डीव। डेमन का मतलब वैसे ही होता है राक्षस, तो इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे वाइल्डीव, ये जैसे आप देखेंगे कि टेस ऑफ द डर्वरविल्स में एलेक डर्वरविल है, और रिटर्न ऑफ द नेटिक में, सॉरी, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में जो कैरेक्टर है सर्जेंट ट्रॉय, ठीक उसी हिसाब से डेमन वाइल्डीव है। ये ऐसे हैं जो अपने कामों से दूसरे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बर्बादियाँ क्रिएट कर देता है ये कैरेक्टर। और ना केवल यूस्टेचिया बल्कि क्लीम ओवराइट और सबकी ज़िंदगी आपस में जुड़ी हुई है, तो ये सबको परेशान करते हैं, और अंततः एक ट्रेजिक डेथ इनकी भी होती है, जो कि नोवेल की समरी में आपको पता चल जाएगी। मिसेस ओवराइट, ये क्लीम ओवराइट की माँ हैं, और जो टिपिकल माँ होती है कि बेटा चाहे कितनी भी गलती करे, कुछ भी करे, माँ तो माँ है। वो अपने बेटे से प्यार करती हैं, उसे समझाती हैं कि बेटा यूस्टेशिया से शादी नहीं करो और मेरी मानो, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, लेकिन वो नहीं मानता, और अंततः अपनी माँ की आज्ञा ना मानने की सजा भी भुगतता है। क्लेम ऑफ राइट उसकी माँ है। डिग्री वेन, ये एक रेडलमैन होते हैं। रेडलमैन मतलब गेरुआ बेचने वाले, लेकिन बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही सिंसियर, डेडिकेटेड पर्सन है। और जैसे आपने अगर मूवी देखी हो OMG 2, जिसमें अक्षय कुमार हर जगह पहुंच जाता है, हर सिचुएशन में लोगों को कैरेक्टर परेश रावल की जिंदगी पर ध्यान रखता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हालांकि OMG 2 में पंकज त्रिपाठी है, तो उसकी लाइफ में कहाँ क्या चल रहा है सब ये ध्यान रखता है अक्षय कुमार। ठीक उसी हिसाब से ये हर जगह पहुंच जाते हैं, इनको सबकी लाइफ के बारे में पता है कि किसके साथ क्या हो रहा है। इनको प्रॉमिसिंग से प्यार होता है, और अंत में इनको अपना प्यार मिल पाता है। काफ़ी ये डेडिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइस में भरोसा रखते हैं। बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं डिग्री वेन। थॉमसिन ओबराइट, ये मिसिस ओबराइट की भतीजी हैं, और क्लेम ओबराइट की कज़न हैं, सिस्टर, कज़न सिस्टर हैं ये। और इनको प्यार हो जाता है वाइल्डीप से, और प्यार जैसे ही इनको होता है तो बस इनकी बर्बादी की वजह इनका प्यार हो जाता है। शी इज़ ऑनेस्ट, लविंग एंड अपराइट। कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छी हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं अक्सर वही सफ़र करते हैं थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में। हालांकि रियल लाइफ में भी आजकल ऐसा ही होता है, तो ये वही हिसाब से सफ़र करती हैं, और उनकी एक गलती हो जाती है, उस गलती को सुधारने के लिए पूरी ज़िंदगी कोशिश करती रहती हैं, और एंड में जा कर के इनका जीवन थोड़ा सुधरता है। अब एग्डन हीथ, ये कोई पर्सन नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, इट्स अ सेटिंग ऑफ द नॉवेल। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि नेचुरलिज्म से प्रभावित है ये नॉवेल, तो एग्डन हीथ जो सेटिंग है ये लोगों के कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। सेटिंग जहाँ ये नॉवेल सेट है, वहाँ की सेटिंग बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है उनकी ज़िंदगियों को। थॉमस हार्डी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग दी है, और कैरेक्टर्स जो गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स बाय कैरेक्टर्स, ऐसा लगता है कि एग्डन हीथ उनको कराने के लिए इंस्पायर करता है, और उनकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्शंस को एग्डन हीथ करा देता है। एग्डन हीथ क्या है? जो बंजर भूमि है जिसका नाम है, जहाँ ये नॉवेल सेट है। तो लेट्स बिगिन समरी ऑफ द फर्स्ट बुक, द थ्री विमेन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप समझिए कुछ घटनाएं नॉवेल शुरू होने से पहले ही हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? जो थॉमसिन है उसे प्यार हो गया है वाइल्ड डीप से, और वाइल्ड डीप प्यार करता है यूस्टेचिया बाई से। यूस्टेचिया वी और थॉमसिन
और वाइल्डीव, ये लव ट्रायंगल स्टार्टिंग में चलता है, क्लेम योवराइट बाद में एंट्री होती है उसकी। तो कहानी शुरू होती है कहाँ से कि वाइल्डीव और थॉमसन की शादी होने वाली थी, जहाँ वो शादी करने दोनों गए थे लेकिन शादी नहीं हो पाती है। वहां से शुरुआत इसकी होती है। डिस्क्रिप्शन काफी कुछ किया गया है एग्डन हीथ का कि कैसे ये बंजर भूमि है और आज भी मॉडर्निटी यहाँ पर नहीं पहुंची, आज भी यहाँ के लोग ट्रेडिशनल जिंदगी जिया करते हैं। बहुत कुछ डिस्क्राइब करने का मतलब नहीं है, आप वो चीजें समझ लीजिए कि जो जो जरूरी है उसके हिसाब से। ओल्ड ट्रेडिशंस है, नेचुरल ब्यूटी है, बंजर भूमि है, और अलग ही प्रकार का इसका चार्म है उस नेचुरल वर्ल्ड में। इसके अलावा वाइल्डरनेस के बहुत सारे नेचुरल एस्पेक्ट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं थॉमस हार्डी ने। और सबसे पहले एंट्री होती है एक बुजुर्ग की, जो कि हैं कैप्टन वी। ये कौन है? ये स्टेचिया वी के दादाजी। वो टहल रहे होते हैं, तभी उनको एक रेडलमैन दिखता है। रेडलमैन कौन है? ये डिग्री मैन, जो कि गेरुआ बेचने वाले हैं, और वो कि काफी यंग और हैंडसम है। दोनों आपस में बात करते हैं। डिग्री मैन जो कि रेडल मैन है, उनकी वैगन में, उनकी वैन में एक वुमन सोई हुई है। कौन सोई हुई है? थॉमैसिन, जो कि शादी करने गई थी वाइल्डीव से और शादी नहीं हो पाई। तो वो बहुत दुखी हुई है। डिग्री मैन ने उसकी हेल्प की है और वो उसको अपनी वैन में ले जाकर के वापस अपनी उसकी चाची के पास छोड़ने जा रहा है। तो रेडलमैन बहुत ज़्यादा दिमाग उसका प्री ऑक्यूपाइड है किन चीज़ों में। एक तो अपनी उस लेडी जो सो रही है, और बाकी अपने बिजनेस को लेकर के बहुत चीज़ें वो सोच रहा है। बूढ़ा व्यक्ति जो कैप्टन वी है पूछने की कोशिश करते हैं कि ये महिला कौन है, क्योंकि ये भी आउटसाइडर हैं, अभी कुछ दिन पहले ही एग्डन हीथ में आए हैं, तो उनको नहीं पता वो कौन है। लेकिन डिग्री वेन या रेडलमैन उसके क्वेश्चन को अवॉइड कर देता, नहीं बताता है कि महिला कौन है। वो अच्छा जानता है लेकिन नहीं बताता है। कुछ दूसरी तरफ कॉर्नर में कुछ लोग हैं एग्डन ईद में, जो काफी डांस वांस कर रहे हैं, एकदम से सेलिब्रेट कर रहे हैं त्योहार। और वो एक मैरिज डिस्कस कर रहे हैं कि आज के एक मैरिज होनी थी सुबह, वो हो गई होगी। मैरिज किसकी बात कर रहे हैं? वाइल्डीव और थॉमसन की। वो, हालांकि मिसेस ओबराट ने मना किया हुआ था अपनी भतीजी को कि शादी नहीं करना वाइल्डीव से, जिसको वो जानती हैं कि अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो वाइल्ड थॉमसिन नहीं मानती, उसे वाइल्डीव से प्यार है। तो वो शादी होने वाली थी लेकिन शादी नहीं हो पाती। लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी रिलेशनशिप की कि कैसे उनकी रिलेशनशिप चल रही है। कुछ लोग वाइल्डीव की पर्सनैलिटी, क्योंकि अट्रैक्टिव है, हैंडसम है, तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी रेडलमैन आता है। कहाँ आता है? थॉमसिन की चाची के पास, थॉमसिन को लेकर के। और वो चाची जो कि तैयार है, उनको लगता है मेरी भतीजी शादी करने गई है, वापस आ रही होगी, तो उसका वेलकम करने के लिए तैयार है उसके हस्बैंड के साथ। लेकिन ऐसा नहीं था। जो लेडी सो रही होती है वैगन में, पता चलता है थॉमसिन योवराइट है, इनकी भतीजी। और जब योवराइट को पता चलता है कि शादी होने वाली थी लेकिन वो शादी नहीं हो पाई, तो उनको बहुत बुरा लगता है। क्यों नहीं हो पाई वो आपको आगे पता चलेगा, नेक्स्ट समरी में, इसी में ही आगे पता चलता है। लेट्स सी। वो सिंपैथाइज करती हैं अपनी भतीजी को कि बेटा क्या हुआ, क्या बात है। तो थॉमसिन जो है वो जाती, उस बताती है कि क्यों नहीं हो पाई। तो थॉमसिन जाती है, मिसेस योबराइट और थॉमसिन दोनों चली जाती हैं का क्वाइट वुमेन इन में, जहाँ पर वाइल्डीव ठहरा हुआ है। थॉमसिन कहती है कि वो आपको अच्छे से बताएगी। वाइल्डीव से पता करने चल देती हैं मिसेस योबराइट की शादी क्यों नहीं हुई, कहाँ ठहरा हुआ है, क्वाइट वुमेन इन में। बाल्टी बताता है कि एक मूर्खतापूर्ण गलती हो गई जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाई। वो गलती हो गई थी लाइसेंस में, लाइसेंस अचीव करने में, क्योंकि लाइसेंस एक बडमाउथ टाउन है वहां से इसने बनवाया हुआ था। और शादी ये कहाँ कर रहा था? यहाँ एग्डन हीथ में, जहां पर वो लाइसेंस मान्य नहीं था। तो इसकी वजह से शादी नहीं हो पाई। मिसिस योबराइट उस फेलियर को ऐसे समझती हैं जैसे कि उनके परिवार का बहुत बड़ा अपमान हो गया है, और ये ठीक नहीं किया वाइल्डीव ने। वाइल्डीव हालांकि थॉमसिन से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मैं दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करता हूँ। कुछ लोग आ जाते हैं जिनको नहीं पता कि शादी नहीं हो पाई, वाइल्डीव को कंग्रेचुलेट करने। लेकिन जब उनको पता चलता है कि रियलिटी क्या है, तो वो चले जाते हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को, जो एग्डन हीथ का एक ऊंचा एरिया है, वहां से एक महिला लगातार देख रही है। वो कौन है? यूस्टेचिया वी। मैंने आपको बताया कि पहले से कुछ कहानियां चलती आ रही हैं। ये शादी तो करने गया था वाइल्डीव थॉमसिन से, लेकिन यूस्टेचिया वी को पहले से ही इसने फंसा के रखा हुआ है, तो दोनों का पहले से चल रहा है, तीनों का लव ट्रायंगल है। तो वहां से अंधेरे से खड़े होकर के एक लेडी यूस्टेचिया वी लगातार सारी घटनाओं को देख रही है, आग जलाते हुए, कि कहाँ क्या हो रहा है। और वो इंतजार कर रही थी पूरे दिन वाइल्डीव का कि जो उसके पास आएगा।
जो कि थॉमसिन से शादी करने गया हुआ था। वाइल्ड डीप जाता है उससे अंधेरे में मिलने, और उनकी बातचीत से पता चल जाता है कि दोनों का अफेयर पहले से चल रहा है। इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि विचित्र इंसान है वाइल्ड डीप। थॉमसिन से शादी करने जा रहा है, और एक तरफ यूस्टेशिया वी को भी लाइन में लगा रखा है, जो कि सही नहीं है उस हिसाब से। यूस्टेशिया बहुत ज़्यादा नाराज़ है वाइल्ड डीप से, और उसको लगता है कि वो उसकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि थॉमसिन से उसने एंगेजमेंट कर ही ली थी, शादी करने जाता था, लेकिन शादी हो नहीं पाई। तो खैर कोई बात नहीं, वाइल्ड डीप कहता है कि वो अगर थॉमसिन के बदले तुम्हें, मतलब तुम्हारे बदले थॉमसिन को छोड़ देगा, तुम चिंता नहीं करो। और स्टेचिया ओरिजिनली बडमाउथ की रिलेटिव है, और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आकर के रहने लगी है अपने बाबा के साथ, उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद। वो बहुत ही सुंदर है, और उसको ये हीथ, एग्डन हीथ बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसकी बहुत बड़ी डिज़ायर है कि उसको एकदम कोई प्यार करे, लाइक पागलों की तरह। और बहुत ज़्यादा वो इगोइस्ट भी है, बहुत सारे लोगों से, लोकल लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करती। अक्सर वो अकेले रहना ही पसंद करती है। और जो रेडलमैन है, जो थॉमसिन की हेल्प कर रहा था एक्चुअली, वो भी थॉमसिन से प्यार कर रहा है। इनका भी 2 साल से चल रहा था, 2 साल से वो जानता है, 2 साल से उसके प्यार में पागल है एक तरह से, वन साइडेड। लेकिन थॉमसिन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, और वाइल्ड से शादी करना चाह रही थी, जिससे शादी नहीं हो पाई। अब जो वेन है, रेडलमैन, डिग्री वेन, वो एक लेटर खोलता है 2 साल पुराना, जिसमें थॉमसिन ने उसको रिजेक्ट किया था। क्या कह के रिजेक्ट किया था कि तुम मेरे क्लास के नहीं हो, मैं तुम्हें अच्छा समझती हूँ, लेकिन यू डोंट बिलोंग टू माई क्लास, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। जब ये बेन सुनता है, डिग्री बेन, कि स्टेचिया और वाइल्ड की बातचीत, वो समझ जाता है कि इनमें दोनों में अफेयर है। और ये इतना प्यार करता है थॉमसिन से, इसको चिंता इस बात की हो जाती है कि वाइल्ड एक तरफ थॉमसिन से शादी करना चाहता है, दूसरी तरफ स्टेचिया से भी बात कर रहा है, अफेयर है उसका। तो थॉमसिन को लेकर के वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। वेन उसको लगता है कि तो बहुत गलत बात है, और वाइल्ड मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं है। वाइल्ड और स्टेचिया दोनों ही एग्डन हीथ से नफरत करते हैं, और कहाँ जाना चाहते हैं, अमेरिका। वेन जाकर के टोमेसिन को देखता है कि कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, जैसे भी हो वो खुश रहे, और चाहता है कि इन दोनों की रिलेशनशिप वो तोड़वा दे, जिससे कि इनकी, वाइल्डिव और स्टेचिया की, जिससे कि वो खुश रहे, टोमेसिन खुश रह सके। तो वो स्टेसिया के पास जाता है, और वाइल्डिव के बारे में बात करने लगता है कि तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, वो तो टोमेसिन शादी करने जा रहा था, और तुम ही जिम्मेदार हो उसकी शादी जो फेल हो गई, उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। स्टेचिया कहती, कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, बहानेबाजी करने लगती है। तो वो डायरेक्ट उसको बोलने लगता है कि नहीं नहीं, जो अफेयर चल रहा है दोनों का, उसके पीछे तुम ही जिम्मेदार हो, और तुमने ही शादी नहीं होने दी, तुम ऐसी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। स्टेचिया बहुत गुस्सा हो जाती है, और कहने लगती है कि वाइल्डीप ने पहले मुझे ही प्रपोज किया था, पहले हम दोनों का अफेयर था। टोमैसिन तो बाद में आ गई इन दोनों के बीच, तो कल्प्रिट कौन हुआ, टोमैसिन। मेरा प्यार तो पहले से चल रहा था, मेरा तो पहले ही है, मेरा वाला तो पहले ही है, तेरा वाला बाद में हुआ, टाइप जो आजकल चलता है। तो वो थॉमसिन को इसने समझाया, वेन ने, कि थॉमसिन की जिंदगी खराब नहीं करो, और तुम स्टेप बैक हो जाओ, मतलब तुम छोड़ दो वाइल्ड डीप को। तो वो तैयार नहीं होती, वो कहती नहीं, मैं क्यों छोड़ूं, मेरी क्या गलती है। तो इस तरह से वेन बेचारा नाराज होकर, थोड़ा दुखी होकर के चला जाता है। उसको लगता है कि स्टेशिया ने मेरी बात नहीं मानी, अब कुछ और सोचने लगता है। इसके बाद वो कहाँ जाता है, सीधे थॉमसिन की चाची के पास, जो कि क्लिम की माँ है, और उनको जाकर के बताता है कि मैं थॉमसिन से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि वाइल्डी इंटीग्रेटेड पर्सन नहीं है उसका, स्टेचिया से अफेयर चल रहा है। लेकिन मिसिस ओब्राइट वैसे तो बहुत अच्छी हैं, वो भी यही बोल देती हैं कि मैं एक गेरुआ बेचने वाले इंसान से, लो क्लास के पर्सन से, जो कि थीम भी है क्लास, हाई क्लास लो क्लास की, नोवेल की, तो लो क्लास के इंसान से मैं अपनी भतीजी की शादी नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ अब मिसेस ओबराइट इस प्रपोजल को, वेन के प्रपोजल को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के हिसाब से चली जाती है वाइल्ड डीप से पूछने की, तुम ये बताओ फाइनली, क्या तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास एक दूसरा शूटर भी है, जो कि शादी करने के लिए तैयार है। अब वाइल्ड डीप थॉमसिन से कुछ नहीं कहता, डायरेक्ट स्टेचिया के पास चला जाता है, उसका फाइनल डिसीजन पूछने लगता है कि तुम बताओ, मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी।
जो मिसेस ओबराइट वाइल्डीव से पूछती है, वाइल्डीव जाकर स्टेसिया से पूछने लगता है कि तुम बताओ मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी, और अमेरिका तुम्हें चलना है कि नहीं चलना है। तो स्टेचिया पता नहीं क्या कुछ सोच के कह देती, कोई बात नहीं, तुम मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं 1 हफ्ते में डिसाइड करके बताऊंगी कि मुझे तुमसे शादी करनी है कि नहीं करनी। क्योंकि वो अभी भी वाइल्डीव के प्रति अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है, क्योंकि उसे प्यार व्यार नहीं होता, वो सिर्फ एम्बिशियस है, वो चाहती है कि वाइल्डीव उसको अमेरिका ले जाए, बस एक इस्तेमाल करने टाइप। तो ऐसी ट्रू फीलिंग्स होती नहीं है। तभी उसे पता चलता है अपने बाबा से, उसके बाबा उसे बताते हैं कि जो मिसेस ओबराइट हैं उनका एक बेटा है क्लिम ओबराइट, और वो पेरिस में रह रहा है, और पेरिस के बाद वो यहाँ आ रहा है इतने साल बाद, काफी पढ़ा लिखा हैंडसम और बहुत अच्छा है। वो पेरिस से यहाँ छुट्टियां बिताने आ रहा है। इसके अलावा कुछ और लोग बात कर रहे होते हैं, फर्ज कटर। तो जब स्टैचिया उन बातों को सुनती है तो वो एकदम सपने देखने लगती है। पहले अमेरिका जाने को थी, लेकिन जैसे पेरिस का सुना कि पेरिस का कोई लड़का आने वाला है, तो सोचती है मैं उसे फंसाऊंगी और मैं निकल जाती हूँ उसके साथ फ्रांस। तो देखिए उसका प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो सिर्फ एम्बिशियस है, दुनिया घूमना चाहती है, कुछ अलग ही टाइप का उसका कैरेक्टर ट्रेजिक फ्लॉ है, जिसकी वजह से वो बर्बाद भी हो जाती है एंड में। तो वो क्लिम योवराइट के सपने देखने लगती है कि वो आए और मैं उसको प्रपोज करूं, फंसाऊं। जो फर्ज कटर्स हैं, फर्ज मतलब एक पीले कलर की कुछ झाड़ी होती है फूलों वाली, जिसको ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, वो काटने वाले होते हैं। वो गॉसिप कर रहे हैं क्लिम ओबराइट के, जो कि अभी जलील रिसेंटली फ्रांस से आया है। स्टेचिया उन सबको सुनती है, फैंटसाइज करने लगती है क्लिम ओबराइट के बारे में, और सोचती है कि मैं भी जाऊंगी, और फॉरेन वेस किस तरह से वो सीखा हुआ है सारी चीजें, क्लास अलग ही है, तो मैं भी जाऊंगी। और वो कहाँ चल देती है, ब्लूम्स एंड, ये क्या है, ये क्लिम ओबराइट का घर है, उसकी तरफ वो चल देती है कि कम से कम जाऊं, मैं भी मिलूं, देखूं कैसा दिखता है वो। इधर थोमेसिन और मिसिस ओबराइट तैयारी करने लगती हैं क्लिम ओबराइट के स्वागत की, और वो चाहती है कि जब वो आ जाएगा क्लिम, तो वो उसको नहीं बताएगी कि वाइल्डीव और थोमेसिन की शादी नहीं हो पाई है, जो शादी फेल हो गई है वो, कि नहीं बताएंगे शादी फेल हो गई वाइल्डीव और थोमेसिन, क्योंकि वो भाई है तो बुरा भी लगेगा, दूसरा ये कजन है। तो मिसिस ओबराइट का ये भी मानना है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं ना बताऊं, और शायद क्लिम ओबराइट और मिसेस ओबराइट की, सॉरी, क्लिम ओबराइट और थॉमसिन की शादी भी वो करा सकें, ऐसा मिसेस ओबराइट सोचती हैं। जैसे ही यूस्टेसिया वहां पहुंचती है, वो उनको ग्रीट करती है, ये ओबराइट्स ग्रीट करते हैं कि आ जाओ, लेकिन वो बहुत ही शर्मीले ढंग से अपना सिर नीचे रखती है, और वो क्लिम को देख नहीं पाती, कि क्योंकि भीड़ होती है लोगों की, उस भीड़ में देख नहीं पाती क्लिम दिखता कैसा है। अब वो एकदम पूरे दिन रोमांटिक जिंदगी जीने लगती है कि मैं कैसे उसके साथ शादी करके फ्रांस में सेटल हो जाऊंगी, ये सब बातें यूस्टेचिया मन में सोचने लगती है। कई दिनों तक वो कोशिश करती है कि मैं देखूं क्लिम को, लेकिन नहीं देख पाई। वो उसको देखने के लिए एकदम डेस्परेट है, चाहती कैसे उसका मुझे चेहरा देखने को मिल जाए, इतनी तारीफ सुनी, एकदम यंग एनर्जेटिक, इतना हैंडसम। तो वो चक्कर में पड़ी है। अचानक से उसको कुछ लोग समझ में आते हैं कि उसके योबराइट्स के घर पे एक नाटक का मंचन होने वाला है। तो ये पहुंच जाती है, नाटक में एक लड़का होता है जिससे ये बात कर लेती है, और कहती है कि तुम अपना रोल मुझे दे दो। और रोल क्या होता है उसका, टर्किश नाइट का, कि जो प्ले होगा उसमें टर्किश नाइट का रोल ये कर लेगी। तो पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन एक शर्त पे कहता है कि अगर तुम मुझे अपना आधा घंटे के लिए हाथ पकड़ने दो, हाथ पकड़ के बैठे रहने दो बस आधा घंटे तक, तो मैं मान जाऊंगा। तो ये अपना हाथ उसको थमा देती है, और आधा घंटे तक जो भी है, 15 मिनट तक वो अपना हाथ इसका पकड़ के बैठता है और अपना रोल इसको दे देता है। तो किसी तरह से परफॉर्मिंग करते वक्त, टर्किश नाइट का रोल प्ले करते वक्त वो सबको इम्प्रेस करती है, और उसी परफॉर्मेंस के दौरान स्टेचिया को क्लिम दिखाई देता है, और जैसे ही वो दिखाई देता है तो उसको बहुत ज्यादा चार्मिंग, हैंडसम और पता नहीं क्या क्या लगता है, और पहली नजर में ही कह सकते हैं कि वो उसके प्यार में पागल हो जाती है, ये मैं यही मुझे चाहिए। अब वो उसको लगता है कि ये मेरा सेवियर आ गया, वो एकदम हीट में अपने आप को कैप्टिवेट फील कर रही थी, उसको लगता है कि एकदम उसका कोई सेवियर रक्षक आ गया है। और फिल्म भी उससे जाकर पूछता है, उसके रोल को देख करके बाद में समझ जाता है, पूछता है क्या कि तुम एक महिला हो, तो वो मान जाती है कि हाँ मैं एक महिला हूँ। और वो बहुत ज्यादा उसके लुक और उसके चार्म से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। वापस लौटते वक्त उसको बेन मिलता है, और वो
बेन को अपना डिसीजन बता देती है कि मैं वापस आ रही हूँ। वाइल्डीव और थॉमेसिन का जो चल रहा है अफेयर, मैं उससे अब ट्रायंगल नहीं बनना चाहती। आई एम स्टेपिंग बैक। थॉमेसिन जिससे कि शादी कर ले दोनों आपस में, मैं वापस हट रही हूँ। बेन ये बात सुन के बहुत आश्चर्य में होता है कि उस दिन मैं इसके सामने गिड़गिड़ा रहा था तो इसने सुना ही नहीं, लेकिन आज ये एकदम अपने आप ऐसा क्या हुआ है, वो उसे आश्चर्य इस बात का होता है। उसे पूरी बात नहीं पता कि अब ये किसी और को फंसाना चाहती है। वो एक लेटर लिख के ले लेता है स्टेचिया से। स्टेचिया कहती है जाओ, मैं लेटर लिख के देती हूँ, वाइल्डीव को दे देना। उसको बोल देना कि मुझसे बात भी ना करे, इवन मेरे सामने भी ना आए। और वो जानबूझ के झूठा बहाना वाइल्डीव पर लगा देती है कि जो हमारी रिलेशनशिप फेल हो रही है इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, जबकि वाइल्डीव तो जैसा था वैसा ही है। वेन चला जाता है वाइल्डीव के पास वो लेटर डिलीवर करने कि देखो ये क्या लिखा है। लेकिन तभी अचानक उसको पता चल जाता है कि अरे शादी तो लगभग फिर तय हो गई है दोनों की, वाइल्डीव और टॉमेसिन की शादी तो होने ही वाली है। और उसको ये सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्लिम भी सुनता है कि उसकी बहन के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं कि आज शादी हो रही, कल शादी हो रही, टूट रही। तो उसको बुरा लगता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये सब चल क्या रहा है, ये क्या सब चल रहा है। तो उसकी माँ कहती है अरे कोई बात नहीं, शादी वादी इनकी हो ही जाएगी, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद उनकी दोनों की शादी हो जाती है, वाइल्डीव और थॉमसिन की। स्टेचिया भी उस शादी को अटेंड करती है और उस शादी में वो अपने आप को इस तरह से दिखाती है कि जैसे कि वाइल्डीव को जानती ही नहीं थी। शी डजंट केयर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको वाइल्डीव की जिंदगी से, इस तरह से दिखाती है, जबकि इतने साल से उसका उससे अफेयर चल रहा था। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बहुत प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रैक्टिकल ये बिल्कुल नहीं है। स्टेचिया नंबर 1 की यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूर्ख पर्सन है, जिसको ये नहीं पता कि वो कर क्या रही है। बुक थर्ड फैसिनेशन में जब क्लिम रुक जाता है यहाँ पर अपने एग्डन हीथ में, अपने घर पर बहुत दिनों तक वापस नहीं जाता, लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। वो बहुत इंटरेस्टेड हैं क्लिम की ज़िंदगी को लेकर कि वहाँ पे ज्वेलरी का कुछ बिजनेस करता है, काफ़ी इसका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्या हुआ है पता नहीं, क्यों रुक गया है, सब लोग बात करने लगते हैं। तो उनको पता चलता है कि अब वो पेरिस नहीं जा रहा है और उसके बदले वो क्या करेगा, यहाँ पे एक स्कूल ओपन करेगा। उसको लगता है जो एग्डन हीथ के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट हैं, उनके अंदर मैनर्स की, लिटरेसी की कमी है, और वो उनको दूर करेगा, उनको सभ्य बनाएगा, ऐसा उसका प्लान है। जैसे ही मिसेस ओबराइट इस बात को सुनती हैं उसकी माँ, वो उनको बहुत बुरा लगता है, वो नाराज हो जाती है अपने बेटे से। वो नहीं चाहती कि इनका बेटा यहाँ पर रुके, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि यहाँ रह करके वो इस माहौल में बर्बाद हो जाए। कोई बात नहीं। तभी एक खबर मिलती है कि स्टेचिया वी जो चर्च में गई थी, उसके साथ किसी ने मिसचीफ कर दी, कोई सुई चुबो दी उसको। तो जैसे ही ये बात सुनता है क्लिम, उसको लगता है कि अरे इतने बेकार लोग हैं, इनके अंदर इतने मैनर्स नहीं हैं कि लड़कियों को इस तरह से छेड़ रहे हैं, ये बात गलत है। और वो अपनी माँ को बताता है कि देखो माँ, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, तो मैं ऐसे लोगों को सुधारने का काम करूंगा, मैं उनके अंदर मैनर्स लाऊंगा। तो स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को सुधारने के लिए, और वो स्टेचिया के प्रति सिंपैथाइज़ करने के लिए वो स्टेचिया में इंटरेस्टेड है और प्लानिंग करता है कि स्टेचिया के पास मैं चला जाऊँ, थोड़ा कम से कम इस बहाने बात हो जाएगी। और वो वहाँ चला जाता है। जब चला जाता है देखता है कि कुएँ में उसकी बाल्टी अटकी हुई है स्टेचिया की, और वो हेल्प करता है, लेकिन हेल्प करने के दौरान स्टेचिया अपना हाथ भी काट लेती है, बाल्टी बाहर नहीं निकलती है। फिर क्लिम और स्टेचिया की मीटिंग होने लगती है और धीरे-धीरे उनकी बात बढ़ने लगती है। कई दिन हो जाते हैं इनकी मीटिंग होते-होते। मिसेस ओबराइट देख लेती हैं उनका बेटा हाथ से जा रहा है। उनको बुरा लगने लगता है कि स्टेचिया अपने चार्म में मेरे बेटे को फँसा लेगी, और ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं, वाइल्डी भी स्टेचिया का नेचर बहुत अच्छे से जानती हैं। वो वार्न करती हैं अपने बेटे को, बेटा उससे दूर रहो, मान जाओ मेरी। लेकिन भाई ये ऐसा, ये जवानी है दीवानी वाला किस्सा है कि नहीं समझ में आता है कि क्या होने वाला है। और अगले रात क्लिम जाता है एक एग्डन हीथ के एक कोने पर चंद्रमा को देखने, मूनलाइट को देखने। और उसी मूनलाइट में अचानक से देखता है कि ये स्टेचिया भी आ गई, और स्टेचिया आकर के उसके बाहों में अपने आप को झोंक देती है, बैठ जाती है। दोनों बात करते हैं आपस में खूब अच्छे से, वादे होते हैं, रोमांटिक सपने एक दूसरे को दिखाए जाते हैं, प्रॉमिस होते हैं। और फ़िल्म बहुत सारी बातों के बारे में, बहुत सारे टॉपिक पे बात करता है, लेकिन स्टेचिया सिर्फ़ एक ही टॉपिक पे बात करना चाहती है। वो टॉपिक क्या है, आपको पता चल गया होगा, पेरिस। वो चाहती है कि मैं पेरिस चली जाऊँ, और मुझे ये यहाँ का बंजर भूमि, ये सब, ये रस्टिक पीपल, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फ़िल्म कुछ ही और मैटर्स पे बात करना चाहता है।
वो उससे पूछती है कि कब जाओगे, मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी माँ पसंद नहीं कर रही है, मुझसे शादी कर लो, हम दोनों पेरिस चलते हैं। तो वो मना कर देता है, वो कहता नहीं, मैं पेरिस वापस नहीं जा रहा हूँ, और कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो देखते हैं। और वो कह देती, मैं शादी जब करूंगी जब तुम मेरी इस बात को मान लोगे, जब तुम मुझे पेरिस ले चलोगे। अब क्लिम सोचने लगता है कि स्टेशिया बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, वास्तव में इतनी एम्बिशियस है जितनी उसने सोची नहीं थी। वो तो उसने बस अभी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी ही देखी थी, बहुत सारे उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में उसको पता ही नहीं था। तो वो समझ जाता है कि पता नहीं चाहती क्या है मुझसे शादी करके ये। और अब क्लिम के लिए तीन बातें एक साथ अपोजिट आ गई हैं। एक तो ये कि अपनी माँ को खुश रखे, दूसरी ये कि अपनी होने वाली बीवी को खुश रखे, और तीसरी ये कि उसका जो सपना है स्कूल ओपनिंग का वो पूरा करे। और तीनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर है, और तीनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। खैर, उनका प्यार अफेयर सीक्रेटली चलता रहता है, क्योंकि क्लिम की माँ को पसंद नहीं है। और क्लिम अपनी माँ के डिसअप्रूवल के बावजूद भी डिसाइड कर चुका है कि वो स्टेशिया से शादी करेगा। और मिसिस ओबराइट अभी भी इस बात पे भरोसा करने को तैयार नहीं है कि उनका इकलौता बेटा, जिसके लिए उन्होंने इतने साल गुजारे हैं, वो उनको छोड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक महिला के लिए। स्टेशिया जैसी महिला के लिए उनको बहुत बुरा लगता है। क्लिम ने स्टेचिया को प्रॉमिस कर दिया है कि तुम मुझसे शादी कर लो, 6 महीने बाद मैं तुम्हें पेरिस ले चलूंगा। और वो मान गई, क्योंकि उसको लगा था ठीक है। दूसरी तरफ जो वाइल्डिव और थॉमैसिन की शादी हो चुकी है, वाइल्डिव थॉमैसिन को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, और क्योंकि उसकी अभी भी फीलिंग्स स्टेचिया के लिए हैं। अब जैसे उसको पता चलता है क्लिम और स्टेचिया की एंगेजमेंट हो गई है, तो उसकी जो बहुत दिन से बुझी हुई जो एक चिंगारी थी, या सुलगती हुई हल्की चिंगारी थी, वो और तेज हो गई। अब उसको स्टेचिया अपने हाथ से निकलती हुई दिख रही है। शादी तो उसने थॉमैसिन से की है, लेकिन सिंसियर नहीं है। अभी भी उसका लगाव इन्फेचुएशन और स्टेचिया को लेकर ही है। दोनों की शादी हो जाती है, क्लिम और यूस्टेचिया की। बहुत ज़्यादा हसल बसल नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से हो जाती है। मिसेस एब्राइट खुद अपने बेटे की शादी में नहीं जाती हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। और जो उनका क्लिम का जो शेयर है, थॉमैसिन का जो शेयर है प्रॉपर्टी में, वो एक क्रिश्चियन एक लड़का है उसके हाथ में वो भेज देती हैं कि जाओ, जो पैसा है पहुंचा दो। रास्ते में वाइल्डी मिल जाता है, और वो क्रिश्चियन को मना लेता है जुआ खेलने के लिए कि आओ बेटा, दो दो हाथ हो जाएंगे। उसको पता होता है पैसा लेके जा रहा है। उसको बुरा लगता है कि जो मेरी सास है वो इतनी बेकार है, उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, इतना मुझ पे भरोसा नहीं है। तो वो उन बहला फुसला के क्रिश्चियन से क्या करता है, जुआ खेलता है, और सारा पैसा क्रिश्चियन से वो जीत लेता है। जो भी पैसा था सारा पैसा वो जीत लेता है, और जीतने के बाद अपने पास रख लेता है। तभी वहां पर क्या हो जाता है कि जो बेन है, डिग्री बेन, वो आ जाता है। डिग्री बेन वाइल्डीव से जुआ खेलता है, और जो भी पैसा वाइल्डीव ने उससे जीता था क्रिश्चियन से, वो इससे वापस जीत करके और ले जा करके थॉमैसिन को दे देता है, बोल देता है कि तुम्हारी आंटी ने भेजा है। और इस तरह से जो शेयर, क्लिम का भी शेयर था ना उस पैसे में, तो दोनों शेयर किसके पास पहुंच जाते हैं, थॉमैसिन के पास, और पहुंचने चाहिए थे आधे आधे। तो ये गलती कहाँ से हो गई, क्रिश्चियन के जुआ खेलने से। स्टेचिया को क्लिम के साथ जो नीरस जिंदगी है वो भी अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो बदलाव हो गया है, वहां से बदलाव उसको चाहिए चाहिए होता है। दूसरा ये उम्मीद करती है कि कोई बात नहीं, 6 महीने की तो बात है, 6 महीने बाद मैं चली जाऊंगी पेरिस, ऐसा वो सोचती है। लेकिन क्लिम अभी भी उसी अपने सपने पर अडिग है, शादी करने के बाद भी, कि उसको स्कूल खोलना है। और थॉमैसिन दूसरी तरफ कंफर्म कर देती है कि चाची मुझे पैसा मिल गया जो आपने मुझे भेजा था। लेकिन क्लिम की तरफ से उसको कोई लेटर नहीं मिलता है, क्लिम की माँ को। तो वो सोचती है कि बहुत लापरवाह हो गया है, अब तो लेटर भी नहीं भेजता मेरे पास। स्टेचिया और मिसिस योबराइट जब मिलती हैं मिस टोबर में, तो दोनों के बीच में बहुत तगड़ी बहस होती है। स्टेचिया हर्ट हो जाती है, वो कहती है कि मैं बस आपसे फर्स्ट और लास्ट टाइम मिल रही हूँ, मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी, जो भी हो जाए। और वो डिसाइड कर लेती है कि मैं कभी बात नहीं करूंगी। फिल्म दूसरी तरफ अपनी स्टडीज में बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा है। उसको लगता है कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करने लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडी करने से क्या होता है, उसके स्वास्थ्य पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी आई साइट खराब हो जाती है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि बेटा, स्कूल स्कूल मास्टर बनना छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी आई साइट खराब हो गई है, और अगर तुम स्टडी जारी रखी तो अंधे हो जाओगे। तो उसका सपना जो इतने दिन से उसने देखा था, इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में खत्म हो जाता है।
और वो मजबूरी में अपना जीवन यापन करने के लिए क्या बन जाता है, फर्ज कटर, वही पीले फूलों वाली या भटकटैया टाइप का एक पौधा होता है, उसको वो काटना शुरू कर देता है अपने जीवन यापन के लिए। स्टेचिया को जैसे ही पता चलता है हो क्या रहा है, वो एकदम डर जाती है कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो पेरिस जाना चाहती थी, एकदम से चीजें बदल गई, तो बहुत डर जाती है और वो एकदम बहुत डेस्परेट हो जाती है, डिसकंटेंट हो जाती है अपनी सिचुएशन को लेकर के। वो इसे चाइड करती है, क्लिम को बार-बार डाँटती है कि तुमने ये क्या किया? और तुम ये ऐसे काम क्यों करने लगे हो? एक्चुअली क्लिम जब फर्ज काट रहा होता है तो गाने गाने लगता है और ये पहुँच जाती है उसके पास कि मतलब मैं यहाँ पर तुमसे शादी इसलिए मैंने की है कि मैं पेरिस जाऊँगी, मैं यहाँ कैप्टिवेटेड हूँ, गुलामों की तरह ज़िंदगी जी रही हूँ और तुम इस काम को करते हुए भी कैसे एन्जॉय कर लेते हो? हाउ रूड यू आर, हाउ इंडिफरेंट यू आर टू माय कंडीशन। तो क्लिम कहता है, "अरे! कोई बात नहीं डार्लिंग, छोड़ो, ऐसे ही ज़िंदगी काट लेते हैं, साथ रह रहे हैं सब कुछ।" लेकिन क्योंकि इसे प्यार तो होता ही नहीं है क्लिम से, तो बहुत वो डेस्परेट हो जाती है, हताश होकर के आँसुओं के साथ रोती हुई भाग जाती है घर के अंदर और उसको लग गया है कि जो भी था, इसके साथ वो लगभग ख़त्म है क्योंकि अब ये उसको पेरिस लेके नहीं जा रहा है। वो डिप्रेशन में चली जाती है, इतना ज़्यादा पेरिस, लंदन, पेरिस चिल्लाती है कि वो मान के चलो डिप्रेशन में चली जाती है। और उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि उसकी जो सारी एम्बिशंस थी वो एकदम से एक झटके में टूट गई। ऐसा कैसे हो सकता है? अब उसको फ़िल्म का फर्ज कटिंग जॉब वो भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि क्लिम ऐसे कुछ अपने लो स्टेटस वाले काम करे। इसके अलावा जो उसने सोचा था कभी ज़िंदगी में उससे जस्ट एक्सट्रीमली अपोज़िट हो गया है। जो उसने सपने देखे थे उसके जस्ट अपोज़िट हो गया है। अब वो अपने आप को थोड़ा बहलाने-फुसलाने के लिए कुछ दिनों बाद विलेज पिकनिक में जाती है और वहीं पर उसको अचानक से वाइल्डीव दिख जाता है, जो कि उसके साथ डांस करता है एकदम ग्रेट एंथुसियाज़्म के साथ। कुछ देर के लिए अपनी मुसीबतें वो भूल जाती है। वेन देखता है कि ये क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओएमजी 2 का अक्षय कुमार हर जगह पहुँच जाता है वेन, तो ये वहाँ भी पहुँच जाता है, देखता है कि स्टैचिया और वाइल्डी फिर से मिलने लगे हैं, फिर से इनका डांस-वांस होने लगा है। जाकर के थॉमैसिन को बताता है। थॉमैसिन उस कहती है वेन से कि ऐसा करो आप मेरी हेल्प कर दो, वाइल्डी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में आप मुझे स्पाई करके, जासूसी करके बताते रहना कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बेन कोशिश करता है कि वाइल्डीव स्टेचिया के पास ना जाए क्योंकि अब दोनों मैरिड हैं, स्टेचिया क्लिम से और वाइल्डीव थॉमैसिन से। तो ये चाहता है कि सबकी ज़िंदगी सही चलती रहे, भले इसकी ज़िंदगी लंका लगी पड़ी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ तक कि गोली भी चला देता है वाइल्डीव के ऊपर उसको डराने के लिए। इतना ज़्यादा ये भी एक अलग ही टाइप का कैरेक्टर है कि वाइल्डीव को स्टेचिया से दूर रखने के लिए एक दिन उसके ऊपर गोली भी चला देता है। वाइल्डीव डर जाता है और शाम के टाइम नहीं जाता क्योंकि उसे लगता है उसकी जान को खतरा है। अब बेन यहाँ से कहाँ पहुँचता है? युवराइट के पास। ये तो अक्षय कुमार ठहरे। युवराइट के पास पहुँचते हैं, बताते हैं कि वाइल्डीव फिर से स्टेचिया से मिलने लगा है। देखो मैंने आपको समझाया था, आप नहीं मानी और उनकी दोनों की सीक्रेट मीटिंग होने लगी है। अब ये बेचारी बहुत दुखी हो जाती हैं क्योंकि अब यहाँ पर दोनों की ज़िंदगी संबंधित है। एक तरफ मिसेज़ ओबेरॉय चिंता में हो जाती हैं कि एक तरफ उनके बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, जो कि उनकी बहू है स्टेचिया और दूसरी तरफ थॉमैसिन का सवाल है, जो कि उनकी भतीजी या जो भी है, जो परेशान हो जाती हैं कि ये वाइल्डीव कर क्या रहा है। और वो सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे के पास जाती हूँ। बेटे के पास जाने का सोचती हैं कि मैं उससे समझौता कर लेती हूँ, एक ही तो बेटा है, शादी कर ली उसने स्टेचिया से, कोई बात नहीं, नासमझ था। तो समझौता करने के लिए उससे चलती हैं, उससे मिलने चली जाती हैं। लेकिन जब वो घर पहुँचती हैं उसके, तो स्टेचिया उससे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करती है, दरवाज़ा ही नहीं खोलती उनको अंदर लाने के लिए। किलिम जो कि काम करके आया होता है फर्ज कटिंग का, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, एक तरफ वो सोया पड़ा हुआ होता है। जब ये देखती हैं विंडो से अपने बेटे की कंडीशन और जो फर्ज कटिंग के जो हुक हैं वो सब पड़े हुए, उनको देख के उनको बहुत बुरा लगता है। बेचारी सोचती है मेरा बेटा क्या से क्या हो गया। तभी उसी समय मालदीव आ जाता है। मालदीव जैसे ही आता है तो ये तुरंत स्टेचिया गेट खोल देती है। मालदीव सीधे अंदर घर में चला जाता है और वो बेचारी बहुत देर तक इंतजार करने के बाद इसके बिहेवियर से, स्टेचिया के बिहेवियर से आहत होने के बाद दुखी होकर चल देती हैं वापस अपने घर की तरफ। किलिम को सपना आता है कि उसकी माँ आई हुई थी और वो नहीं मिल पाई, ऐसा उसको सपना आता है और जब वो उसकी नींद टूटती है तो स्टेचिया को बताता है कि मैंने देखा कि मेरी माँ आई हुई थी और ये बात बात सही थी और उसको नहीं पता था एक्चुअली कि उसकी माँ वास्तव में आई हुई थी और जब वो सोया हुआ था और ये स्टेचिया उसको बताती भी नहीं है कि मैंने आप तुम्हारी माँ को घर में भी नहीं आने दिया, उसको ऐसे भगा दिया। 1 हफ्ते तक अपनी माँ के बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है
और फिर सोचता है कि मैं अपनी माँ से मिल लूँ, कम से कम 2 ढाई ढाई महीने हो चुके हैं बिना मिले। और वो करीब 3 माइल की डिस्टेंस को कवर करते हुए जाता है, तो रास्ते में ही उसको उसकी माँ मिल जाती है, जो कि एक साँप के द्वारा उसको डस लिया गया है। एक तो बहुत जहरीला साँप है जिसने उसकी माँ को डसा हुआ है। अब वो अपनी माँ के ज़ख्म को क्यूर करने की कोशिश करता है। बहुत सारे गाँव वाले आ जाते हैं, हम्फ्री, फेयरवे और कुछ और हैं, जिनके साथ वो मिल कर के अपनी माँ के ज़ख्म को कवर करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ स्टेचिया और वाइल्डी मिल जाते हैं। एक तरफ क्लिम अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए जूझ रहा है और इधर इनका स्टेचिया और वाइल्डी का रोमांस चल रहा होता है। और पता चलता है स्टेचिया को कि मालदीव को एक बहुत बड़ा अमाउंट मिला है कहीं से। कितना? 11,000 पाउंड्स का। 11,000 पाउंड बहुत बड़ी अमाउंट है, जो उसको कहीं फॉर्चून कहीं मिला है किसी रिश्तेदारी में कैसे भी। तो अब उसका जो पुराने सपने जो इतने दिन से डेड थे वो फिर से जीवित हो जाते हैं। अब उसे लगता है कि मैं इसके साथ पूरी दुनिया घूम लूंगी, मतलब इजिप्ट, पेरिस, यहाँ तक कि इंडिया घूमने का भी सपना वो देखती है इसके साथ। यहाँ आ गई होती तो ये कहानी कुछ और होती है ना, इसमें एक नाम और जुड़ गया होता कि आई है और दिल्ली में, है ना, दिल्ली इंडिया गेट घूम गई और तमाम बातें। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। प्लान बन गया पूरा और अचानक से पता चलता है तभी इनको कि मिसिस योबराइट जो कि सांप के द्वारा डसी गई थी, उनकी डेथ हो जाती है। कुछ देर के लिए स्टेचिया और वाइल्डीव चले जाते हैं क्योंकि ये बैड न्यूज़ है, और ये दोनों अपने अपने रास्ते थोड़ी देर के लिए बदल लेते हैं, चले जाते हैं अपने अपने घर। 3 हफ्ते हो चुके हैं उनके अंतिम संस्कार को, मिसेस ओब्राइट के। क्लिम जो कि अपनी माँ के गम में एकदम पेल, डिजेक्टेड और स्लीपलेस है, बहुत दिन से सोच रहा है। उसे बहुत रिग्रेट होता है कि 2.5 महीने तक मैंने अपनी माँ को क्यों नहीं मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने बहुत गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ बेचारी मेरे लिए ही जी रही थी इतने साल से, और मैंने 2.5 महीने तक उससे बात नहीं की है स्टेचिया के चक्कर में। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ स्टेचिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा मेंटली परेशान है, रिग्रेट में है, दुखी है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बस सोच रही है अपनी खुद की कंडीशन के बारे में, और उसने प्लान बना लिया है कि उसे मालदीव के साथ भाग जाना है कहीं और। कुछ दिनों बाद क्लिम अपनी एनर्जी रिगेन करता है, उसका दुःख थोड़ा कम होता है। फिर वो सोचने लगता है कि उसकी माँ आई क्यों थी घर छोड़ कर के? मेरे मतलब रास्ते में कहाँ आई थी? कैसे आ गई थी? क्यों साँप ने उसको कैसे काट लिया? ये सवाल उसके मन में आते हैं। अब वो डिसाइड करता है पूरे मैटर को जानने का, कि उसकी माँ कभी घर से निकलती ही नहीं थी, क्यों आई थी? क्या हुआ? तो वेन को बुलाता है, वेन उसको बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से मिला था। ये तो भाई हैं ही ओएमजी 2 के अक्षय कुमार, कि मैं तुम्हारी माँ से मिला था और तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ़ कर दिया था। और वो तुम्हारे घर भी आई थी तुमसे समझौता करने, एक तरह से तुम्हें मनाने कि हम ठीक है बेटा जो भी है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है। फिर पूछताछ करते-करते जॉनी के पास पहुँच जाते हैं, एक छोटा बच्चा है, वो पूरी बात बता देता है। वो कहता है कि हाँ, उस दिन आपकी माँ आई थी यहाँ पर, लेकिन उनको घर से बाहर ढकेल दिया गया था स्टेचिया के द्वारा। स्टेचिया ने गेट नहीं खोला और कुछ कोई और आदमी आया था जो कि घर में चला गया था, और आपकी माँ को आपकी बीवी ने घर नहीं घुसने दिया। फिल्म पूरी बात समझ जाता है और बहुत ज़्यादा समझ जाता है कि डेथ क्यों हुई, और बहुत ज़्यादा गुस्से में चल देता है अपने घर की तरफ। घर पहुँच कर के स्टेचिया से पूछता है कि क्यों भाई, तुमने ये काम क्यों किया? पूरा मैटर जानता है, और तुम्हारी वजह से ही तुमने मेरी माँ को धक्के मार के घर से निकाला, गेट नहीं खोला, और तुम्हारी वजह से ही तुमने मेरी माँ को मार दिया है। स्टेचिया ये भी पूछता है कि तुम्हारे साथ था कौन वहाँ पर? लेकिन स्टेचिया उसको कुछ नहीं बताती है कि वाइल्डीव था और तुम सोए हुए थे, ऐसे-वैसे मुझे तुम्हारी माँ से नफ़रत है, तो कुछ नहीं बताती है। वो तुरंत अपने कपड़े पहनती है और क्लिम को छोड़ देती है। क्लिम सवाल पूछता रह जाता है, वो क्लिम को छोड़ कर के चली जाती है सीधे अपने दादाजी के घर पे। वहाँ वेदरबरी में, जो कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में भी आता है नाम अक्सर, जो बात शिवा है वो वेदरबरी में ही चली जाती है अपने चाचा की प्रॉपर्टी सक्सेसर बन के। और वहाँ पहुँच कर के एक पिस्टल रखी होती है, उसको लेकर के वो सोचती है कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन एक चार्ली लड़का होता है, वो उस पिस्टल को लेकर के चला जाता है, तो ये सुसाइड नहीं कर पाती है। सुसाइड करने का भी सोचने लगती है। 1 हफ्ते तक ये अपने दादाजी के घर पे है, और वाइल्ड डीव आता है इससे मिलने। जैसे ही आता है, स्टेचिया एकदम से ऐसे रोती है जैसे कि उसके
छोटे बच्चे को खोया हुआ कोई मेले में छोटा बच्चा हो, उसके खोए हुए खोने के बाद माँ बाप मिल गए हों, भयंकर तरीके से रोती है। वाइल्ड डीव जो कि है ही इस टाइप का, अपने आप को कहता है कि मेरी गलती है जो तुम इस कंडीशन में हो, तुम दिन रात रो रही हो, तुम्हारी जो सिचुएशन है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ, तुम्हें खुश करने के लिए तुम बताओ, तुम कुछ भी बोलो, मैं करने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, तुम जो बोलोगी मैं कर दूंगा, तुम बस खुश रहो, तुम रो नहीं स्टेचिया, तुम रो नहीं। तो स्टेचिया को ये भी कहता है कि तुम चाहो तो मुझे कमांड कर सकती हो, तुम जानती हो ना मेरे पास पैसा है, अब मैं रिचर हूँ, अब मैं उतना गरीब नहीं हूँ, आई एम रिचर नाउ, और तुम जो भी बोलो मैं करूंगी। तो सॉल्यूशन लास्ट में क्या आता है कि चलो भाग चलते हैं कहीं विदेश, जो कि उसका सपना था। दोनों की प्लानिंग तय हो जाती है, बडमाउथ जो हार्बर है जहाँ से शिप जाता होगा वहां मिलने की बात होती है, और क्लिम और उसके दादा दोनों को ही ना पता चले, ये मीटिंग तय हो जाती है। क्लिम बहुत दुखी हो जाता है एक तरफ कि बहुत दिन से गई हुई है और अभी तक लौट के नहीं आई है। वो एक लेटर लिखता है और लेटर पोस्ट करने के लिए फेयरवे को भेजता है। दूसरी तरफ वो थॉमैसिन के पास चला जाता है और उसको बताता है कि उसकी माँ की डेथ कैसे हुई थी, उसके लिए स्टेचिया जिम्मेदार है। लेटर लिखने के बाद स्टेचिया को भेजता है, लेकिन स्टेचिया उस लेटर का भी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो वाइल्डीप के साथ भागने का उसने निर्णय कर लिया है। फेयरवे को क्लिम भेजता है कि जाओ भाई पता करके आओ कि है कहाँ, और उसका लेटर का जवाब उसने क्यों नहीं दिया, एक उससे एक जवाब लेके आ जाओ, क्योंकि वो उससे अलग होना चाहता है, जो उसकी माँ की कातिल है उससे वो अलग होना चाहता है। दूसरी तरफ वो इंतजार करता रहता है फेयरवे का या किसी लेटर का, कोई नहीं आता है। रात के 11 बज गए एक तरह से, और शाम को जबरदस्त तरीके से बारिश तूफान आया हुआ था, तो जितने भी नदी नाले तालाब थे अच्छी तरह से भर चुके थे, बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी, और वो हारा थका होने के बाद अचानक से सो जाता है क्लिम इंतजार करते करते। तभी गेट पर एक नॉकिंग की आवाज आती है, जाकर के दरवाजा वो खोलता है तो क्या देखता है कि थॉमैसिन जो कि आई हुई है, और उसके एक बच्चा भी हो चुका था थॉमैसिन के, मालदीव से बच्ची हो चुकी थी एक्चुअली। तो उस बच्ची को लेकर आई है और वो पूरी तरह से भीगी और ठंड में कांप रही है, और आकर के बताती है कि स्टेचिया और वाइल्डीव दोनों ही एक साथ भाग गए हैं, ऐसा मुझे पता चला है। अब ये सारे लोग क्लिम और कैप्टन वी जो कि दादा हैं यूस्टेचिया के, वो सारे लोग दौड़ते हैं कि दोनों गए कहाँ, उन दोनों की तलाश करने के लिए। तो मैसिन बेचारी जो कि अपने बच्ची के साथ आई है, उस बच्ची को क्लिम के घर में छोड़ देती है, और वो भी मालदीव की तलाश में निकल जाती है, क्योंकि छोटी बच्ची का पिता है, उसका हस्बैंड है। उस बारिश में अंधेरे में निकल जाती है तलाश करने के लिए, और उसके साथ डिग्री वैन भी रास्ते में मिल जाता है, वो तो मिलना ही मिलना है हर जगह इसकी तलाश में सहायता करने के लिए। वाइल्ड डीव स्टेचिया का इंतजार कर रहा होता है पूरी फुल तैयारी के साथ कि जैसे ही वो आती है हम तुरंत शिप पे बैठ करके यहाँ से भाग जाएंगे। जब वो इंतजार कर ही रहा होता है कि क्लिम स्टेचिया वाइल्डीव को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है उसी स्पॉट पर जहां वाइल्डीव इंतजार कर रहा होता है। दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से बहस होती है, झगड़ा होता है, वो उसको नालायक निकम्मा कहता है, वो उसको नालायक निकम्मा कहता है। लेकिन जब देखते हैं कि स्टेचिया नहीं आई तो दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं ढूंढने में, तलाश करने में कि ढूंढो है कहाँ, और लालटेन की रोशनी में ढूंढने लगते हैं उस अंधेरे में, उसी अंधेरे में और फ्लिकरिंग लाइट जो कि लैंटर्न्स में दिखते हैं कि स्टेचिया की डेड बॉडी एक तालाब में तैर रही है। स्टेचिया ने उस तालाब में कूद करके सुसाइड कर लिया है। वाइल्ड जैसे ही देखता है उस डेड बॉडी को, तुरंत वो भी कूद जाता है उस तालाब में, उसको बचाने के लिए। उसे नहीं पता कि मर चुकी होती है, विदाउट केयरिंग फॉर हिज लाइफ। तभी टॉमेसिन और वेन ये दोनों ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाते हैं, वो देखते हैं क्या चल रहा है। क्लिम भी कूद जाता है बाद में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में दोनों स्टेचिया और वाइल्ड दोनों की डेथ हो जाती है, क्लिम किसी तरह से बचा लिया जाता है, और वेन उस रोती हुई टॉमेसिन को घर तक ले जाता है जहाँ उसका बच्चा ऑलरेडी बच्ची पड़ी हुई है, और इस तरह से इनका ये ट्रेजिक एंड हो जाता है। क्लिम अपना होश आने के बाद, जब वो डूब रहा था, बेहोश हो चुका था, होश में आने के बाद वो कहता है कि दो प्रिय महिलाएं जो कि मेरी जिंदगी से चली गई हैं, दोनों की मौत के लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ। एक तो अपनी माँ का नाम लेता है, दूसरा स्टेचिया का, जिससे वो प्यार करता था। वो तो वास्तव में उससे प्यार करता था, ये स्टेचिया जो थी उससे प्यार अलग सेंस में करती थी, और उन दोनों की मौत के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है। अब उनकी डेथ की कहानी पूरे एग्डन हीथ में फैल जाती है, सारे लोग बात करते हैं और तरह-तरह की कहानियाँ बनाते हैं, सबको खूब मज़ा आता है, जो आजकल भी सोसाइटी में ऐसा ही होता है।
तरह तरह की कहानियां डिस्टोर्शंस अपने अपने हिसाब से बनाते हैं कि हाँ वो ऐसा था, वो ऐसी थी। खैर, असलियत जो है वो सिर्फ इन्हीं लोगों को पता होती है, क्लिम और वाइल्ड डीव स्टेचिया जो कि मर चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, थॉमैसिन अपने आप को कंसोल करती है, धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता है अपनी छोटी बेटी के साथ, जिसका ये नाम रख देती है स्टेचिया क्लेमेंटाइन। स्टेचिया क्लेमेंटाइन इसका नाम रख देती है अपनी छोटी बेटी का। क्लिम, जो कि अब सब कुछ जिंदगी में ऑलमोस्ट खो ही चुका था, एकदम रिक्लूस बन के रहने लगता है, अपने आप को अपने कमरे में कैद कर लेता है। दुख ने उसका लुक चेंज कर दिया है, वो जैसा हैंडसम था वैसा नहीं रह गया, पूरा बदल गया है। कुछ हफ्ते बाद जब चीजें गुजर जाती हैं, धीरे धीरे दुख कम हो जाता है। क्लिम पूछता है टोमैसिन से कि मेरी माँ चाहती थी कि मेरी तुमसे शादी हो जाए। अब उसे अच्छा नहीं लगता है कि उसकी कजन इतनी कम उम्र में विडो की जिंदगी जी रही है, प्लस छोटी बच्ची भी है। तो उससे पूछता है कि तुम्हारी डिजायर क्या है, क्या तुम चाहती हो, कि शादी करना चाहोगे दोबारा, कौन तुम्हारी नज़र में कोई हो। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे डिग्री वैन पसंद है, जो कि इतने साल से मेरा इंतजार भी कर रहा है। डिग्री वैन जो भी एक गेरुआ बेचने वाला था, अब बदल चुका है। अब उसने एक डेयरी शुरू की है, 50 गायें हैं उसके पास, और वो वास्तव में इतने साल तक उसे इंतजार भी कर रहा था। तो क्लिम को पसंद नहीं आता कि ये उससे शादी करेगी, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये समझ जाता है कि चलो ठीक है, और अपना अप्रूवल दे देता है शादी के लिए। अब बेन तो बदल ही चुका है, नाउ ही इज अ बिजनेसमैन विद 50 काउस। तो थॉमसिन और बेन की शादी हो जाती है। क्लिम जो है, सब कुछ खो जाने के बाद एक ओपन एयर आइटिनरी प्रीचर बन जाता है, घूम घूम के लोगों को उपदेश देने लगता है। और नॉलेजफुल तो था ही था, ओवर कैरेक्टर भी इसका अच्छा ही था, इसकी कोई गलती नहीं है जो भी ट्रेजेडी इसके साथ हुई थी। विद ग्रेट पॉपुलैरिटी ड्यू टू हिज नॉलेज एंड एक्सेटिक पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा वो फेमस हो जाता है। तो ये एंड हो जाता है इस नॉवेल का, और ये थी इस नॉवेल की ट्रेजेडी। तो ये था इस नॉवेल का सारांश, जो कि मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट्स को कवर करने की। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया है। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इफ यू विश, इफ यू फाइंड इट यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।